खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। दिए की लौ के साथ खुद को जलाना पड़ता है। दिए की लौ के साथ खुद को जलाना पड़ता है। जलना पड़ता है जब तक, जलना पड़ता है जब तक जब दीपक भी बुझने लगे। वजूद बनता है अक्सर तब जब रात भी अपना वजूद खोने लगे। जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस पूरे वीडियो में पूरे रीजनिंग में से 5 क्वेश्चन मिक्स मैंने लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर चीजें पहले से सारी आती तो उनके लिए ये रिवीजन की तरह हो जाएगा, और जो लोग पहली ही बार पढ़ रहे हो उनके लिए बहुत सी चीजें उनको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन लिए, लेकिन वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले जो इमेज आपके सामने आएगी, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। डायरेक्ट आप उसके सॉल्यूशन को ना देखें, तो पहले प्रयास करें खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इसमें आपको बोल के रखा है कि 120 बच्चों की कक्षा में जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुना है। देखो ये तो इजीली निकल जाएगा कि 120 बच्चों की संख्या में अगर लड़के लड़कियों के 3 गुना है तो लड़के 90 होंगे, लड़कियां 30 होगी। लेकिन जिनसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा वो कैसे करेंगे? देखो पता है कि बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं? 120। बॉयज की वैल्यू जो है वो 3 गुना है लड़कियों के, तो बी हो गया बॉयज, जी हो गई गर्ल्स। तो बी की वैल्यू जैसे मैं यहां पे पुट करूंगा तो पुट किया 3g प्लस जी इक्वल टू 120। 3g प्लस जी हो जाएगा 4g इक्वल टू 120, और g की वैल्यू यहां से आ जाएगी 120/4, मतलब कितनी आ गई? 30। लड़कियों की वैल्यू 30 आ गई, लड़के उनके 3 गुना है तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 90। देखो ये आशा करता हूं मैं कि ये डायरेक्ट आपने मुंह पे कर लिया होगा, क्योंकि एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीजें भी अपन साइड में करके देखें। तो इतना कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए कि ये चीजें आप डायरेक्ट मुंह पे कर ले। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि लड़के जो है उनकी संख्या जो है वो है 90 और लड़कियां जो है वो है 30। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? राम का स्थान कक्षा में 75वां है, 75। इसका मतलब ये पूरी एक कक्षा की कतार हो गई जिसमें कुल 120 लोग हैं, जिसमें राम का स्थान कक्षा में 75वां है। 70 बोले 80 बोले जो भी बोले, किसी बच्चे का स्थान एक कक्षा में जो भी स्थान दिया जाएगा वो उसका स्थान वो आगे से ही होगा। सपोज एक टेस्ट हुआ है कक्षा में, मैं बोलूं मेरा स्थान 15वां है, मतलब ऊपर से 15वां है, आगे से 15वां है, तो यहां पे राम का स्थान कक्षा में कौन सा बोल के रखा है? 75वां। ये हो गया राम, 75 हो गया इसका स्थान। मतलब सुनना, आगे से गिनते हुए राम का स्थान हो गया 75th, राम को गिनते हुए। राम को हटा दूं तो, एक व्यक्ति को हटा दूं तो राम के आगे कुल लोग कितने होंगे? 74। ठीक है, क्योंकि राम का स्थान 75वां है, मतलब राम को हटा के कुल लोग आगे 74 होंगे। सपोज करूं मैं बोलूं कि मेरा स्थान आगे से 10वां है, तो 10वां व्यक्ति नहीं हुआ, मेरे आगे 9 लोग हुए। मेरा स्थान आगे से 15वां है, 15वां व्यक्ति में हुआ, मेरे आगे 14 लोग हुए। तो राम का स्थान आगे से 75वां है, तो 75वां खुद राम होगा, बचे हुए सारे लोग आगे। इसमें लड़के भी है लड़कियां भी है। ठीक, अब यह बोल के रखा है कि राम का स्थान कक्षा में 75वां है, लड़का और लड़कियों दोनों में मिला के उसका स्थान 75 है। लेकिन इंडिविजुअली राम का स्थान लड़कों में भी देके रखा है कि लड़कों में राम का स्थान है 61वां। मतलब आगे से जब मैं लड़कों को गिनना शुरू करूंगा 1 2 3 4 करते हुए, राम का स्थान लड़कों में 61 आएगा। और राम को हटा दो तो मतलब कितने बच्चे बचे? 60 लड़के राम के आगे हैं, क्योंकि लड़कों में राम का स्थान 61वां है। राम को हटा दिया जाए तो बचे हुए सारे लड़के राम के आगे होंगे, 60 लड़के राम के आगे हैं। अब मेरे को पता है कि टोटल बच्चे राम के आगे कितने हैं? 74, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी है। अब मेरे को यह पता चल गया कि राम के आगे कुल 60 लड़के हैं, तो बची हुई लड़कियां हो जाएगी। अब 74 में से 60 गया तो लड़कियों की वैल्यू आ गई कितनी? 14। मेरे को क्वेश्चन में यह पूछ के रखा है कि राम के पीछे लड़कियां कितनी हैं, तो मेरे को पता है कि कुल लड़कियां कतार में कितनी है? 30। अब 14 लड़कियां अगर राम के आगे कहीं पे रैंडमली बैठ चुकी है तो बची हुई सारी लड़कियां राम के पीछे होगी। कुल लड़कियां हैं 30, 14 बैठ चुकी, घटा दिया उत्तर कितना आ जाएगा? 16। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, ये हुआ
बड़े तरीके से। शॉर्ट में तो ऐसे हो जाता कि आप देखते कि अच्छा उसका स्थान 75 मतलब 74 लोग होंगे, 61वां स्थान है मतलब 61वां खुद होगा, 60 लड़के इसके आगे होंगे, 74 में 60 लड़के हो गए, 14 लड़कियां हो गई, जितनी लड़कियां आगे बैठी हुई बची हुई सारी पीछे हो जाएगी, 30 में से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो राम के पीछे कुल 16 लड़कियां हैं। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन श्रृंखला का है। आप देखेंगे जो श्रृंखला, ये जो सीरीज है बढ़ती हुई असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि आपको कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। तो आप सबसे पहले देंगे 3 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा 2, 15 में से 3 माइनस किया कितना आ जाएगा 12, 51 में से 15 माइनस किया कितना आ जाएगा 36, 131 में से 51 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80, और 281 में से 131 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150। सुनना पूरी बात। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। आप देखेंगे पैटर्न तो नहीं दिख रहा, ठीक है, इंडिविजुअली यहां नहीं दिख रहा, वो नीचे घटा के जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन एक पैटर्न यहां पे दिख रहा है। वो पैटर्न क्या है, डिफिकल्ट वाला पैटर्न है। वो क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, ये आ गया 12। ये है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 27 36, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 16 80, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो यहां पे जब मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 6 का क्यूब होगा 216, इनको जोड़ूंगा आएगा 252, 252 जब मैं 281 में जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना 533। ये हो गया 533, ये हो गया आंसर। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चों से ये वाला पैटर्न स्क्वायर क्यूब वाला नहीं पकड़ में आया होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी आप एक बढ़ती सीरीज को देखें कि बढ़ती सीरीज को आपने माइनस करके जब नीचे लिखा है उसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो आप इसको और नीचे लेके जाने की कोशिश करें, माइनस करके एक स्टेप और नीचे लेके जाएं। तो आप और माइनस करेंगे तो 12 में से 2 गया कितना आ जाएगा 10, 36 में से 12 माइनस किया कितना आ जाएगा 24, और 80 में से 36 माइनस किया 44, और ये हो गया 70। क्या पैटर्न दिख रहा है, नहीं पैटर्न नहीं दिख रहा, तो अभी एक बार और माइनस कर दे, जितना नीचे लेके जा सकते ले जाए। 24 में से 10 माइनस किया 14, 44 में से 24 माइनस किया हो गया 20, और 70 में से 44 माइनस किया 26। अब देखो पैटर्न दिखेगा, 6 करके बढ़ रहा है, 14 से 6 बढ़ाया 20, 20 से 6 बढ़ाया 26, तब 26 में 6 बढ़ा के कितना आ जाएगा 32। बस अब आपको जितनी बार नीचे आए उतनी बार ऊपर लेके जाना है। 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 20 44, 44 26 70, 70 और 32 102। सेम ऊपर तरीके से 2 प्लस 10 12, ये जोड़ते हुए 150 में मैं 102 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 252। अब ऊपर की तरफ जाऊंगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 12 15, 15 36 51, इसी तरीके से 281 प्लस 252, आंसर आ जाएगा वापस 533। तो ये ट्रिक याद रखना आप कि सीरीज में पैटर्न अगर बहुत टेढ़ा लग रहा है पहली स्टेज में और वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन को छोड़ना मत, माइनस करके थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आना, उसको जितनी स्टेप नीचे लेकर आ रहे हो उतनी स्टेप ऊपर भी ले जाना। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है ऑप्शन में 32 भी हो, जल्दबाजी पे टिक मत कर देना, क्योंकि पहली श्रृंखला को कंप्लीट करते हो आपका 32 आएगा, जल्दबाजी में 32 पे टिक मत कर देना। तो स्क्वायर और क्यूब में नहीं भी पकड़ में आया तो किसी भी बढ़ती सीरीज को घटा के नीचे अगर आप लिखते हैं, पैटर्न नहीं दिखता तो घटा के और नीचे ले जाए, पैटर्न दिखता है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखता है तो और नीचे ले जाए। बस ये बात ध्यान रखना, जितना लेवल नीचे लेके जा रहे हैं उतना ही लेवल ऊपर लेके जाके उस सीरीज को कंप्लीट आपको करना है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 533, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है घड़ी का। क्या बोल के रखा है कि एक घड़ी जो कि समान रूप से तेज चलती है, यूनिफॉर्मली स्पीड पकड़ रही है, मतलब अगर एक दिन में 24 घंटे में अगर 2 मिनट तेज होती है तो अगले 24 में भी 2 ही होगी, अगले 24 में भी 2 ही होगी, मतलब समान रूप से यूनिफॉर्मली स्पीड तेज हो रही है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि 24 अगस्त शाम के 6 बजे, 24 अगस्त शाम के 6 बजे मतलब 6 PM, शाम के 6 बजे वह घड़ी 16 मिनट कम चली हुई है, वह घड़ी 16 मिनट कम चली हुई है, और वही घड़ी 27 अगस्त सुबह 11 बजे, 27 अगस्त 11 AM को 14 मिनट ज्यादा चली हुई है।
एक जगह कम चली हुई है, एक जगह ज्यादा चली हुई है। तो ये बताना है वो किस अंतराल में, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में वो किस समय पर सही समय बताएगी। सही समय का मतलब क्या, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक एनालॉजी बना रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, एक लंबा सा ट्रैक है, रनिंग ट्रैक। सपोज कर लो ये 500 मीटर का ट्रैक है। इस पे आप खड़े हो, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे ये रेस शुरू हो रही है। जैसे रेस शुरू हो रही है, मैं आपसे लीड लेके खड़ा हूं। कितनी लीड लेके खड़ा हूं? 16 मीटर की लीड लेके खड़ा हूं। ठीक है, अब रेस आपने कंप्लीट कर दी, आप पहुंच गए डायरेक्ट यहां, लेकिन मैं अभी भी आपसे पीछे हूं। पहले रेस आपसे शुरू करते समय मैं आपसे आगे था, लेकिन जब आपने भागना शुरू किया तो आप मुझसे तेज दौड़ रहे थे। तेज दौड़ते दौड़ते आपने रेस कंप्लीट कर दी, मैंने रेस कंप्लीट नहीं करी, मैं आपसे अब 14 मीटर पीछे हूं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, रेस कंप्लीट करते शुरू करते समय आप मुझसे पीछे थे, मैं आपसे आगे था। रेस आपने कंप्लीट कर दी है, ठीक, और मैं अभी भी आपसे पीछे हूं। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे अंतराल में आपने मुझे कहीं ना कहीं पछाड़ा होगा। इस पूरे अंतराल में आपने मुझे कहीं ना कहीं पछाड़ा होगा। बस मैं वही पूछ रहा हूं कि आपने मुझे कहां पछाड़ा है, क्योंकि जहां आप मुझे पछाड़ोगे उसी जगह पे आप और मैं बिल्कुल सेम स्थान पर होंगे। सेम बात इसमें है, ये घड़ी 24 अगस्त को शाम को 6 बजे 16 मिनट कम चली हुई है। मतलब असल घड़ी में 6 बज रहे हैं और जो खराब घड़ी है उसमें 16 मिनट कम, मतलब 5:44 हो रहा होगा। लेकिन ये यूनिफॉर्मली तेज चल रही है, समान रूप से तेज। अभी 16 मिनट पीछे है, थोड़े टाइम बाद 15, 14, 13, 12, 10, ऐसे 9, 4, 3, 2, 1, और कहीं जाके ये सही घड़ी के साथ बिल्कुल टाइम मैच कर जाएगी और वहां से फिर तेज चल रही है तो बढ़ना शुरू होगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा ऐसे करते करते 14 मिनट तेज हो जाएगी 27 अगस्त सुबह 11 बजे। मतलब 11:14 हो रहे तेज घड़ी में। लेकिन इस पूरे अंतराल में ये घड़ी जो खराब वाली है वो सही घड़ी के साथ एक करेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताएगी। वही पूछा जा रहा है कि वो समय कौन सा होगा। इसको किस तरीके से करोगे, देखो छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे इजीली हो जाएगा। स्लो और फास्ट, हिंदी में तेज या सुस्त, अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, टोटल आवर्स, टीएच, टोटल आवर्स। क्या करेंगे आप सुनना, शुरुआत में घड़ी जितनी भी स्लो है या जितनी भी फास्ट है उसका टाइम सबसे पहले ऊपर आता है। यहां पे घड़ी 16 मिनट जो है वो कम चली हुई, तो ऊपर वाले टाइम में स्लो या फास्ट की जगह पे स्लो का आएगा टाइम 16। घड़ी स्लो कितनी थी? 16। आखिर में जाके घड़ी फास्ट कितनी होगी? 14। और इस पूरे अंतराल के बीच में आप टोटल आवर्स निकालेंगे कि कुल घंटे हुए कितने। तो आप देखेंगे 24 से 25 एक दिन हो गया, 26 भी दूसरा दिन हो गया, तो ये हो गया 24 घंटे, ये भी हो गया 24 घंटे। 26 से मतलब 6 PM तक। अब मेरे को जाना 27 की 11 AM पे, तो सबसे पहले 26 का दिन कंप्लीट करूंगा। 26 का दिन कंप्लीट करने में 6 घंटे और बचे हुए, 12 बज जाएगी रात के, 6 घंटे और जोड़ दिए। और फिर 26 के बाद जैसे ही रात की 12 पे लगूंगा 27 वाली तारीख लग जाएगी, और 27 की सुबह 12 मतलब रात की 12 से लेकर सुबह की 11 तक कुल 11 घंटे और होंगे। इन सबको आप जोड़ दें, बस सिंपल। 24, 24, 48 और ये 6 54 और ये 11 65, कुल 65 घंटे होंगे, कुल 65 घंटे होंगे। दूसरा तरीका आसान करने का क्या है, 24 से 25, 26 से 27, 3 दिन आगे चले जाओ। एक दिन में 24 घंटे, 3 दिन में 72 घंटे, लेकिन 3 दिन आगे चले जाओ मतलब 27 की शाम के 6 तक चले गए आप। 6 तक जाना नहीं है, 11 तक जाना है, तो शाम के 6 से सुबह की 11 तक 7 घंटे कम होते हैं। 72 में 7 घंटे माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 65। तो ये टोटल आवर्स की जगह पे पुट कर दो। अब बस चीजें पुट कर दो, ऊपर आ गए 16 प्लस 14 30, कुल घंटे कितने हैं? 65। इसको बस आप सॉल्व करो, देखो मैं करता हूं सॉल्व। ये हो गया 13, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, इन दोनों को सॉल्व करोगे 104/3, और इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये आएगा 34 तक तो हो जाएगा, 102 तक सॉल्व बटेगा 2/3, 2/3 घंटा। 2/3 घंटा मतलब इसको कन्वर्ट करना है तो मैं 60 से इंटू कर दूंगा, तो 120/3 हो जाएगा, मतलब 40 मिनट। तो मैं कुल लिख सकता हूं इसको 34 घंटे 40 मिनट। क्यों? क्योंकि 34 तो घंटे पूरे हैं। ये 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करूंगा, ये काटा 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। अब इतने समय बाद ये घड़ी जो है सही समय बताएगी। इस वाले टाइम को इसमें जोड़ दो जो शुरुआत वाला टाइम था, 24 अगस्त शाम के 6 बजे। देखो मैं आप लोगों के लिए जोड़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना बस। अब
ये है 24 अगस्त शाम के 6 बजे। अब सुनना, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, एक 24 प्लस 10 घंटे 40 मिनट। ऐसे क्यों तोड़ रहा हूं सुनना, क्योंकि 24 घंटे का तो पूरा एक दिन होगा, तो एक दिन पहले तो पूरा के पूरा बढ़ा दो। तो 24 अगस्त से शाम के 6 से मैं आ गया 25 अगस्त शाम के 6 तक। अब इसमें मेरे को क्या जोड़ना है, 10 घंटे 40 मिनट और जोड़ना है, तो 10 घंटे 40 मिनट और जोड़ना है। ये शाम के 6 बज रहे, 6 घंटे और जोड़ूंगा तो दिन कंप्लीट हो जाएगा, रात की 12 बज जाएगी। ठीक है, तो मैं पहुंच जाऊंगा 26 अगस्त 12 AM पे। 10 घंटे 40 मिनट में से मैंने 6 घंटे जोड़ चुका हूं, तो अब बचे यहां पे सिर्फ 4 घंटे 40 मिनट। अब मेरे को पता है मैं रात के 12 तक पहुंच चुका हूं 26 के, बचे कितने हैं, 4 घंटे 40 मिनट। इस 12 में 4 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, 4:40 AM हो जाएगा समय, और तारीख कौन सी लगी हुई है, 26। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत में सपोज यहां पे बोलता है कि घड़ी शुरुआत में 18 मिनट कम चली हुई, बाद में जाके 10 मिनट तेज है, ऊपर आ जाता 18, नीचे 18 प्लस 10 28, कुल घंटे निकाल लेना। कुल घंटे निकालने के बाद जब सॉल्व करोगे जितना भी टोटल आवर्स आता है वो शुरुआत वाले टाइमिंग में जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर होता कि एक घड़ी शुरू में 25 मिनट कम चली हुई है, आखिर में जाके 35 ज्यादा चली हुई है, तो आप क्या करते, सबसे पहला वाला टाइम ऊपर आएगा 25 प्लस 35 हो जाएगा 60, कुल घंटे जो भी होंगे, जैसे यहां 65 है तो आप 65 जोड़ देना, उसको सॉल्व करना, जो भी आखिर में उत्तर आएगा उतने घंटे होंगे, वो घंटे आप शुरुआत वाले टाइम में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लो और फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल आवर, सुस्त या तेज अपॉन सुस्त प्लस तेज इंटू कुल घंटे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड। चलते हैं चौथे की तरफ। आप देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 4:40 सुबह के 26 अगस्त। तो दोनों चीजें मायने रखेगी, समय भी तारीख भी, गलती मत कर देना। एक ऑप्शन और भी है 4:40 PM, तारीख भी गलत है और PM देके रखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म का। तो आप देखेंगे सबसे पहले बोला है कि सभी बस पेन है, और बस आर पेन। तो ये हो गया बस, बस का पूरा गोला जो है वो पेन के अंदर आएगा, सभी बस पेन, ये हो गया सभी बस पेन। ठीक है, आगे दूसरे में बोला है कुछ बस पेंसिल है, सम बस आर पेंसिल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बस का कुछ हिस्सा पेंसिल में डालते हुए आप पूरी पेंसिल पेन के अंदर मत रख देना, क्योंकि आपको कथन में नहीं बोला है या स्टेटमेंट में नहीं बोला है कि पूरी पेंसिल पेन है। आपको बोला है कुछ बस जो है वो पेंसिल है, तो बस का कुछ हिस्सा लेते हुए बाकी पेंसिल का हिस्सा आपको क्या करना है, पेन के बाहर ही रखना है। इस पूरी पेंसिल को पेन के अंदर मत रख देना। ठीक है, अगले में बोला है कोई पेन साइकिल नहीं है। कोई मतलब होता है ऑल, सभी, और इंग्लिश में बोला नो, नो मतलब होता है ऑल। तो इसमें बोला है कि कोई पेन साइकिल नहीं है, नो पेन इज साइकिल। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा पेन जो है वो साइकिल के लिए मना कर दिया गया है। और आखिर में आपको एक चीज बोली, सभी साइकिल कार है, ऑल साइकिल कार। तो आप देखना साइकिल का पूरा गोला कार में लेते हुए आप इस तरीके से बनाएंगे। ये गलती मत कर देना कि साइकिल का पूरा गोला कार में तो ले रहे हो लेकिन कार के अंदर दूसरी चीजें भी आप ले ले, नहीं, कार का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे के साथ संबंध में नहीं दिया है स्टेटमेंट में या कथन में, तो ऐसी स्थिति में खुद से नहीं बना सकते, जितना बोला सिर्फ उतना ही करना है। ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। पहले निष्कर्ष में बोला है कुछ बस साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे, देखो पूरा पेन साइकिल नहीं है, तो पेन के अंदर जितनी भी चीजें होगी, पेन के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो भी साइकिल नहीं होगी। और मेरे को पता है बस का पूरा हिस्सा साइकिल नहीं है, तो अगर मैं बोलूं कि पूरी बस या कोई बस साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही। अब बस का पूरा की पूरा हिस्सा यदि साइकिल नहीं है तो कुछ हिस्सा भी तो साइकिल नहीं है। वो ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये नहीं बोला कि सिर्फ बस साइकिल नहीं है, सिर्फ कुछ बस साइकिल नहीं है, नहीं नहीं। जब पूरी की पूरी बस साइकिल नहीं है तो यह भी बोला जा सकता है कि कुछ बस साइकिल नहीं है। तो पहला वाला जो हो जाएगा आपका निष्कर्ष हो जाएगा सही, सम बस आर नॉट साइकिल। ये मत बोलना कि सर हमको पता है कि पूरी बस साइकिल नहीं है तो हम कुछ कैसे बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते सिलोजिज्म की लैंग्वेज में। अगर ऑल होता है, सभी होता है, तो कुछ या सम वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरे में क्या बोला है, आपको बोला है कि कुछ पेंसिल साइकिल नहीं है, कुछ पेंसिल, ये भी बिल्कुल सही है। कारण सुनना क्या है, देखो पेंसिल का कुछ हिस्सा जो है वो पेन के अंदर है। क्यों, क्योंकि बस का कुछ हिस्सा पेंसिल थी,
सम पार्ट ऑफ बस वॉज पेंसिल। तो ऐसी स्थिति में पेंसिल का कुछ हिस्सा जो है वो पेन के अंदर है, और मेरे को पहले से पता है कि पूरे पेन साइकिल नहीं होंगे, ठीक है, नो पेन इज साइकिल। तो पेंसिल का जितना भी हिस्सा पेन के अंदर है वो भी साइकिल नहीं होगा। एक इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, कैसे? पेन कभी भी साइकिल नहीं होंगे, पेन में पेंसिल का कुछ हिस्सा है तो पेंसिल का कुछ हिस्सा भी साइकिल नहीं होंगे, और यही बोला है कि सम पेंसिल आर नॉट साइकिल। बिल्कुल सही, ये हो गया दूसरा वाला भी सही। तीसरा क्या बोला है? नो पेंसिल इज कार, कोई पेंसिल कार नहीं है, ये हो जाएगा गलत। नो पेंसिल इज कार, ये हो जाएगा गलत। थोड़ा ध्यान से सुनना, सिलोजिज्म की लैंग्वेज में दो गोले यदि दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में नहीं का संबंध स्थापित हो गया, नहीं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि पेंसिल और कार के बीच में अभी मेरे को कोई भी संबंध नहीं पता। नो पेंसिल इज कार, कोई पेंसिल कार नहीं है तो जब होता है जब मेरे को डायरेक्ट रिलेशन ऐसा दिखता है कि वो क्रॉस के रिलेशन में, नहीं, ये दोनों की दोनों दूर दूर हैं, और दूर दूर होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में नहीं का संबंध है। हो सकता है पूरी जो पेंसिल है पूरी की पूरी कार के अंदर आ जाए, हो सकता है पेंसिल का कुछ हिस्सा कार के अंदर आ जाए, पता नहीं था इसलिए मैंने कार को दूर बनाया है, लेकिन मैं स्पष्ट ये नहीं सकता कि कह नहीं सकता कि पूरी की पूरी पेंसिल कार नहीं है, नहीं। दोनों गोले दूर दूर होते हैं सिलोजिज्म में तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में नहीं का संबंध स्थापित हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को बोले कि कुछ ए बी है और बोले कुछ बी सी है, ऐसे ही बनेगा। आप बोले कि कोई ए सी नहीं है, नो ए सी है, निष्कर्ष हो तो गलत हो जाएगा। ए और सी के बीच में संबंध नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में दो चीजें जब दूर दूर होती है तो उनके बीच में कही गई सभी बातें गलत होती है। कौन सी सभी? अगर मैं बोलूं यहां पे सुनना, कुछ पेंसिल कार है, गलत। सम पेंसिल आर कार, गलत। सभी पेंसिल कार है, ऑल पेंसिल आर कार, गलत। कुछ पेंसिल कार नहीं है, सम पेंसिल आर नॉट कार, गलत। ऑल पेंसिल या नो पेंसिल आर कार, कोई पेंसिल कार नहीं है, गलत। तो दो गोले यदि दूर दूर होंगे और उनके बीच में स्पष्ट नहीं का संबंध नहीं देके रखा तो उनके बीच में कही हुई सारी बातें गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा वाला हो गया गलत। चौथा, चौथा क्या बोला है? कुछ पेन पेंसिल है, बिल्कुल सही है। ये रहा पेन, ये रहा पेंसिल, ये दोनों गोलों के बीच में आपको ओवरलैपिंग दिख रही है तो चौथा वाला हो गया सही। और पांचवा क्या हो जाएगा? कुछ पेंसिल कार, नहीं अभी भी बताया, देखो पेंसिल और कार दोनों के बीच में कुछ ओवरलैपिंग दिख रही क्या? सम पेंसिल और कार तो ऐसा होता है कि पेंसिल का गोला कार के गोले के साथ कुछ मर्ज करे, थोड़ा ओवरलैप करे तो ये पांचवा सही होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो पांचवा भी गलत। अब सुनो, आपका ऊपर से देखने पे तो पहला उत्तर आ रहा है, पहला दूसरा और सिर्फ चौथा सही, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन आपका मिल जाएगा डी। लेकिन ये गलती मत कर देना, सिलोजिज्म में कभी भी आपको दो निष्कर्ष गलत मिलते हैं तो आप हमेशा उनमें याद चेक जरूर करेंगे। याद चेक करने की टोटल 3 शर्तें, थोड़ी ध्यान से सुनना, लिखते भी जाना। व्यक्तिगत रूप से दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, यह है आपका पहला रूल। इंडिविजुअली बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, व्यक्तिगत रूप से दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बिल्कुल सही। सही में तो आप यहां चेक करेंगे नहीं, इधर और चेक करेंगे नहीं, गलत में ही चेक करेंगे। हाँ मेरे पास 2 गलत है। अब उन गलत निष्कर्षों के अंदर तत्व समान होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। द एलिमेंट मस्ट बी सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन, तो ये वाली शर्त भी पूरी होगी। कैसे? सुनना, थर्ड वाले में मेरे को बोला था कि कोई पेंसिल कार नहीं है, ये पेंसिल और कार की बात कर रहा है, और पांचवें वाले में बोला कि कुछ पेंसिल कार है, ये भी पेंसिल और कार की बात कर रहा है। तो तत्व एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये है पेंसिल कार, ये है पेंसिल कार। दूसरी शर्त भी पूरी। पहली शर्त दोनों की दोनों गलत होने चाहिए, दूसरी शर्त उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल समान होने चाहिए, बिल्कुल है। और तीसरी शर्त उन दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, एक सकारात्मक होना चाहिए, एक नकारात्मक। ये बोल रहा है कि कोई पेंसिल कार नहीं है, ये हो गया नेगेटिव, और ये बोल रहा है कि कुछ पेंसिल कार है, ये हो गया पॉजिटिव। तो तीनों शर्तें पूरी, दोनों गलत, एलिमेंट सेम, एक पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लग जाएगा या। तो आपका आंसर हुआ कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो पूरे पूरे सही है। एंड करके आप क्या कर देंगे? थर्ड और फिफ्थ में इधर और लगेगा, तो आइदर थर्ड और फिफ्थ फॉलोज। हिंदी में बोलूं तो 1 2 4 और तीसरा या पांचवा अनुसरण करेगा। तो आपका आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है। आप देख लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो एक बात ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष जब भी आए, निष्कर्षों में कभी भी आपको 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत मिलते हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर नहीं लगाएंगे, पहले उनमें यहां चेक करेंगे, इधर और चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आगे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ।
ये है आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहली चीज आपको बॉक्स वाली ट्रिक पता होगी। बॉक्स की ट्रिक कुछ ऐसी होती है कि सपोज करो एक बॉक्स है जिसके अंदर ऐसी लाइनें डाल दी गई है, तो आप छोटे ट्रायंगल जब गिनेंगे 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला होगा इंटू 2 कर दे, आपको टोटल उसके अंदर ट्रायंगल पता चल जाएंगे। तो 4 इंटू 2 8, इसके अंदर हो जाएंगे 8। इसी तरीके से एक लाइन एक्स्ट्रा और मैं डाल दूं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाता है 12। इसी तरीके से यहां देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया 16। इस बॉक्स के अंदर पूरे हो गए 16। अब मैं बाहर गिनना शुरू कर रहा हूं। 16 के बाद ये है 17, ये 18 और ये बाहर वाला हो जाएगा 19, ये है 20, ये है 21, ये वाला हो जाएगा 22, ये 23, ये है 24 और ये वाला हो जाएगा 25, ये 26, ये 27 और ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा 28। ठीक है, सुनना, अंदर के 16 गिन लिए और बाहर के 12 गिन लिए। अब इनसे मर्ज करके भी कोई दूसरे मिलेंगे आपको, जो ये बाहर वाले और अंदर वालों को जोड़ के बनेगा। बिल्कुल, हर साइड पे 2 मिलेंगे। ये हुआ 1, ये हुआ 2, मतलब 16, बाहर के बाहर 28। उसके बाद में गिन रहा हूं, ये 29, ये है 30, इसी तरीके से ये है 31, ये है 32, ठीक है, ये है 33, ये है 34, 35 और ये है 36। तो आंसर हो गया 36। वापस बता रहा हूं, अंदर होंगे 16, आप बिल्कुल गिनना, बिल्कुल दिखेंगे। 8 आपको दिख रहे, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। 16 अंदर हो गए। 3 6 9 12, 3 कैसे, 1 2 इसको मिला के 3, 1 2 इनको मिला के 3, तो यहां अंदर से 16 3 6 9 12 28 हो गए। 29 30, हर साइड पे 2 मिलेंगे। 31 32 33 34 35 और ये 36। ही हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था आपका आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।